बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 13 और लैब नंबर 14 को कवर करेंगे। दोस्तों लैब नंबर 13 के अंदर बेसिकली हमें जो प्रैक्टिकल करना है वो है जी ज्वाइंस। अब सबसे पहले आपको ये पता हो कि व्हाट इज़ ज्वाइंस। ज्वाइंस बेसिकली डेटाबेस में किस काम आते हैं, ज्वाइंस क्या होते हैं। दोस्तों ज्वाइंस बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस के अंदर कंसेप्ट है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में मर्ज करना हो, मतलब उनका रिकॉर्ड एक साथ फैच करना हो। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप ज्वाइन लगाते हो तो कम से कम आपके पास दो टेबल होने चाहिए। एक सिंगल टेबल के ऊपर ज्वाइन नहीं लगता, क्योंकि ज्वाइन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाना या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना। तो एक चीज़ को कैसे आप मिलाओगे आपस में, ठीक है। हाँ, वो एक ज्वाइन की एक टाइप है सेल्फ ज्वाइन। उसमें भी क्या होता है, उसमें एक टेबल होता है वो इट सेल्फ अपने साथ ही ज्वाइन लगा लेता है। मतलब उसमें भी बेसिकली होता ज्वाइन ही है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका एक सिंगल टेबल इट सेल्फ अपने साथ ही ज्वाइन कर लेता है अपने आप को। लेकिन मोस्टली ज्वाइन के लिए आपको दो टेबल कम से कम चाहिए होते हैं, या आप 3 4 5 जितने टेबल को चाहो आपस में ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात उसको ये याद रखिएगा, जिन दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपने आपस में ज्वाइन करना था ना, उनमें एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक टेबल है टीचर के नाम से, जिसमें टीचर आईडी है, नेम है, ऑफिस, फ़ोन एंड ईमेल है। उसके बाद ये हमारे पास एक दूसरा टेबल है क्लास के नाम से, जिसमें क्लास आईडी, कोर्स कोड, डे ऑफ वीक्स, टाइम स्टार्ट, टाइम एंड वेन्यू और टीचर आईडी है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि देखो आपके टीचर टेबल में एक एट्रीब्यूट टीचर आईडी और जो क्लास टेबल में ये एट्रीब्यूट टीचर आईडी, ये दोनों कॉमन है। ये देखो यहाँ पे भी टीचर आईडी वाला एट्रीब्यूट है और यहाँ भी टीचर आईडी वाला एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है। लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप ज्वाइन लगाते हो तो कम से कम, जैसे मैंने बताया कि आप पहली शर्त क्या है कि कम से कम आपके पास दो टेबल हों या दो से ज़्यादा टेबल हों। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके जिन दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल्स को आप आपस में ज्वाइन कर रहे हो उनके दरमियान कम से कम एक कॉमन एट्रीब्यूट हो, एक कॉमन कम से कम एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो इस टेबल में भी और इस टेबल में क्या कॉमन है, टीचर आईडी। अच्छा, अब दोस्तों ज्वाइन क्या लगाने हैं, बड़े इजी सर ने सिंपल ज्वाइन का है, कोई सर ने कोई कंडीशन नहीं कही, सिंपल का है। इनर ज्वाइन लगाओ, फुल आउटर ज्वाइन लगाओ, राइट आउटर ज्वाइन लगाओ और लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाओ। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन लगाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी डेटाबेस है। यहाँ पे सबसे पहले क्यूरी लिखने के लिए हम न्यू क्यूरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी न्यू क्यूरी वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ना एक डेटाबेस है जिसका नाम है KST। उस KST नाम की डेटाबेस के अंदर हमने ऑलरेडी दो टेबल टीचर और क्लास बनाए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा यूज़ KST, ठीक है। अच्छा, आपने पेपर के अंदर ये डेटाबेस को यूज़ नहीं करना, आपने डायरेक्ट अपनी जो भी क्यूरी सर पूछेंगे वो क्यूरी आपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर देनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको SQL सर्वर नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे आपने जो भी क्यूरी लिखनी होगी वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे ही लिखनी होगी। तो मैं चूँकि यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इसलिए मुझे अपनी डेटाबेस को पहले यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखिए मेरी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इस क्यूरी को रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने कौन सा ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता हो कि इनर ज्वाइन करता क्या है। दोस्तों इनर ज्वाइन ये करता है, मान लो आपके पास दो टेबल हैं, टेबल 1 और टेबल 2। अब जब आप टेबल 1 और टेबल 2 के ऊपर इनर ज्वाइन लगाओगे ना, तो होगा ये कि आपके टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी ना, मतलब जो दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन डाटा होगा सिर्फ वही आपको रिजल्ट के ऊपर डिस्प्ले होगा। ये मतलब है दोस्तों इनर ज्वाइन का। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो टेबल्स में जो कॉमन रिकॉर्ड है, जो एक जैसा रिकॉर्ड है, उसको जब डिस्प्ले करना हो तो हम इनर ज्वाइन लगाते हैं। तो अब इनर ज्वाइन लगाने का तरीका बता देता हूँ। सिंपल लिखते हैं सेलेक्ट आपको पता है ना कब लगाते हैं, जब हमने कोई भी डाटा डिस्प्ले करना हो। उसके बाद यहाँ पे मेरे सर ने ये नहीं कहा कि कोई स्पेसिफिक कॉलम आपने डिस्प्ले करना है, बस सर ने कहा आपने इनर ज्वाइन लगाना है। लिहाजा हम यहाँ पे सिलेक्ट के बाद स्टैटिक लगाएंगे, मतलब सारे कॉलम मुझे डिस्प्ले करने हैं दोनों टेबल्स के। उसके बाद फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद आप अपने पहले टेबल का नाम बताओगे, फिर देन उसके बाद दूसरे टेबल का नाम बताओगे, मतलब उन दोनों टेबल का नाम बताओगे जिन पे आपने ज्वाइन लगाना है। तो मेरे पहले टेबल का नाम है टीचर। उसके बाद कौन सा ज्वाइन लगाना है, दरमियान में हम ये बताते हैं हमने कौन सा ज्वाइन लगाना है। तो मैंने कहा इनर ज्वाइन मुझे लगाना है। उसके बाद पहले टेबल का नाम, देन आगे ज्वाइन की टाइप बताई, उसके बाद दूसरे टेबल का नाम क्या है, क्लास। उसके बाद दोस्तों देन हम लिखते हैं ऑन कीवर्ड। ये ऑन कीवर्ड दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब आपने अपने ज्वाइन के अंदर
कोई कंडीशन लगानी हो ना, ज्वाइन जब आप लगाते हो अपनी टेबल्स के ऊपर, तो उन टेबल्स के ऊपर जब आपने कोई कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम ऑन कीवर्ड लिखते हैं। ऑन के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑन के बाद हम ये लिखेंगे कि जो टीचर टेबल के अंदर और क्लास टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना, उसकी वैल्यू अगर इक्वल होगी ना तो सिर्फ वही रिकॉर्ड फैच करो। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्तों? ये जो कंडीशन होती है ना कि जो हम ये कहते हैं, ये करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा जो टीचर टेबल है डॉट, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक टीचर आईडी वाला कॉलम है। मैंने कहा अगर उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, मतलब मैच कर रही होगी किसके साथ, जो क्लास टेबल के अंदर मेरा क्लास टेबल के अंदर जो टीचर आईडी वाला कॉलम है, ठीक है। अब दोस्तों हम ये जो कोई भी जब ज्वाइन लगाते हैं तो उस ज्वाइन को लगाने के बाद हम दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है उसकी इक्वालिटी क्यों चेक करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये मैंडेटरी होता है? दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि देखें, अगर आप ऐसा नहीं ना करेंगे तो होगा ये कि जब आपके दोनों टेबल्स आपस में ज्वाइन होंगे ना, तो उनमें जो अननेसेसरी रिकॉर्ड होगा ना, मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो आपके काम का नहीं है, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि जब आपके टेबल्स के ऊपर ज्वाइन लगे तो आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जो आपके काम का है, तो उसके लिए दोस्तों आप फिर ये जो आपके दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है ना, उसको आप इक्वल कर देते हो। तो जब आप दोनों टेबल के अंदर मौजूद कॉमन एट्रीब्यूट जब इक्वल करते हो ना, तो फिर आपका जो अननेसेसरी रिकॉर्ड होता है वो डिस्प्ले नहीं होता। चलें जी, मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखना, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, और ये देखो हमें नीचे जो है दोनों टेबल का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। देखो पहले हमें टीचर टेबल का भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, यानी उसके सारे कॉलम भी डिस्प्ले हो रहे हैं, और उसके बाद जो क्लास टेबल था उसके सारे कॉलम भी डिस्प्ले हो रहे हैं। और दोनों टेबल में से सिर्फ हमें वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है जो दोनों टेबल में कॉमन है। मतलब जिन दोनों टेबल के अंदर जो टीचर आईडी है ना, वो जहाँ जहाँ कॉमन है, ये देखो T003, ये देखो T003, T005, T005, मतलब दोनों टेबल के अंदर जहाँ जहाँ टीचर आईडी कॉमन थी ना, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है। तो ये होता है दोस्तों इनर ज्वाइन। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले ज्वाइन की तरफ। नेक्स्ट अगला ज्वाइन है जी फुल आउटर ज्वाइन। बड़ा ईजी है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन सेम एज इट इज़ ऐसे लगाते हैं, सिर्फ फ़र्क सेम एज इट इज़ है जो आपने ऊपर इनर ज्वाइन लगाना है, सेम एज इट इज़ ऐसे दोस्तों फुल आउटर ज्वाइन भी लगाते हैं। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपने ये लिखा ना इनर ज्वाइन, यहाँ पे सिर्फ आप लिख दोगे फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये लें जी, तो आपका फुल आउटर ज्वाइन लग जाएगा। समझ रही बात की? ओके जी, अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो फुल आउटर ज्वाइन है ये करता क्या दोस्तों। फुल आउटर ज्वाइन ये तब लगाते हैं जब आपने दोनों टेबल के अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो, मतलब टेबल 1 का भी सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो और टेबल 2 का भी सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो। इनर ज्वाइन में क्या था, इनर ज्वाइन में सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है जो दोनों टेबल में कॉमन होता है, यानी एक जैसा होता है। लेकिन फुल आउटर ज्वाइन के अंदर दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। चलिए अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखो दोस्तों, हमारे दोनों टेबल का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है। कॉमन वैल्यूज भी डिस्प्ले हुई हैं और जो कॉमन नहीं थी वो भी डिस्प्ले हो गई हैं। समझ आ गई? चलें जी, नेक्स्ट हमने तीसरा ज्वाइन कौन सा लगाना है उस पर चलते हैं। तीसरा ज्वाइन हमने लगाना है राइट आउटर ज्वाइन। सेम एज इट इज़ ऐसे लगाते हैं दोस्तों, सेम एज इट इज़ जैसे आपने फुल आउटर ज्वाइन लगाया, सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही नेक्स्ट ज्वाइन लगाना कौन सा, राइट आउटर ज्वाइन। तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करना है आपने, फुल आउटर की जगह पे लिख लो RIGHT राइट आउटर ज्वाइन, और यहाँ भी सिर्फ नाम चेंज होगा, यहाँ पे फुल आउटर की जगह पे आ जाएगा राइट आउटर ज्वाइन। अब इसको सुन लो ज़रा कि ये राइट आउटर ज्वाइन होता है, ये कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपके पास दो टेबल हैं, एक ये टीचर टेबल है जो कि लेफ्ट साइड पे है और एक आपके पास ये क्लास टेबल है जो कि राइट साइड पे है। अब यहाँ पे दोस्तों राइट आउटर ज्वाइन क्या करता है कि जो आपके राइट साइड वाला टेबल होता है ना, ये जो राइट साइड वाला टेबल है क्लास, इसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, लेकिन जो आपका ये लेफ्ट वाला टेबल है ना टीचर, इसका सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जो कॉमन होगा, मतलब जो दोनों टेबल में कॉमन होगा। दोबारा बता रहा हूँ, राइट आउटर ज्वाइन का मतलब होता है कि इसमें आपका ये जो राइट साइड वाला टेबल है इसका सारे का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और जो लेफ़्ट साइड वाला टेबल है उसका सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो दोनों टेबल में कॉमन है। चलें तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखना ज़रा, एग्जीक्यूट किया और ये देखो दोस्तों, आपके जो राइट साइड वाला टेबल था मतलब क्लास टेबल, उसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो टेबल था टीचर, सिर्फ उसका वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है जो दोनों टेबल में कॉमन था। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा करना है, लास्ट वाला हमारा ज्वाइन रह गया लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। तो यहाँ पे हम उसको भी परफॉर्म कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं जी लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, लेफ़्ट
यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिख दिया, यहाँ भी सिर्फ नाम चेंज, मतलब सारी दोस्तों ज्वाइन लगाने का सेम वही तरीका है, सिर्फ नाम चेंज करना आपने, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब यहाँ पर दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है दोस्तों। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये आपका पहला टेबल है जो कि लेफ्ट साइड पे है, और ये आपका दूसरा टेबल है जो कि राइट साइड पे है। अब लेफ़्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है कि इसमें आपके लेफ़्ट साइड का जो ये जो टेबल है टीचर टेबल, इसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, जबकि जो आपके राइट साइड का टेबल है क्लास, इसका सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जो दोनों टेबल में कॉमन है। मतलब लेफ़्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन के ऑपोजिट काम करता है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, और ये देखें दोस्तों, आपके टीचर टेबल जो लेफ्ट साइड का टेबल था उसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है, लेकिन आपका जो राइट साइड वाला टेबल था उसका सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है जो दोनों टेबल में कॉमन था। और जो कॉमन नहीं था देखो वहाँ पे नल नल आ गया, ये देखो नल 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 लिखा आ गया। चलें दोस्तों, ये था आपका सारा का सारा सोल्यूशन। चलो क्यूरीज हमने परफॉर्म कर ली ज्वाइंस की, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ कट, और कट करने के बाद यहाँ पे आपको कह देता हूँ ये इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे सोल्यूशन पेस्ट कर दिया, ये आपके इस लैब नंबर 13 का सोल्यूशन था। चलें जी, इसको करते हैं बंद इस फाइल को। अब हम चलते हैं दोस्तों लैब नंबर 14 की तरफ। बड़ा इजी है लैब नंबर 14 भी। लैब नंबर 14 पे बेसिकली आपने इंडेक्स क्रिएट करने हैं 2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, लैब नंबर 14 के अंदर हमें एक टेबल दिया गया है जिसका नाम है टीचर, और उसमें डिफरेंट कॉलम है। टीचर आईडी है जो कि प्राइमरी की है, फिर नेम है, ऑफिस है, फ़ोन है, ईमेल है, और हमें ये कहा गया है कि आपने 2 जो है वो यहाँ पे क्यूरीज परफॉर्म करनी है। अब ये दोस्तों दोनों क्यूरी परफॉर्म करने के लिए एक चीज़ सुन लें, यहाँ पे ना मेरे पास एक डाटाबेस है जिसका नाम है लर्निंग डाटाबेस, जिसका नाम क्या है लर्निंग डाटाबेस। इस लर्निंग डाटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम है टीचर, लिहाजा मैं अपनी इस लर्निंग डाटाबेस को यूज़ करूँगा ताकि इसमें जो टीचर नाम का टेबल है उसके ऊपर मैं ये जो है लैब नंबर 14 का जितना भी जो क्यूरीज हैं ये इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब यहाँ मैं अपनी लर्निंग डाटाबेस को क्यों यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी इससे पहले कौन सी डाटाबेस यूज़ कर रहा था, KST। अब मैं चाहता हूँ मैंने KST डाटाबेस यूज़ नहीं करनी, अब मैंने लर्निंग डाटाबेस यूज़ करनी। तो जब दोस्तों आप एक डाटाबेस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आपने कोई नई डाटाबेस यूज़ करनी हो तो आप अगेन से लिखते हो यूज़ अगर न्यू डाटाबेस का नाम। तो यहाँ मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। चलें ये एग्जीक्यूट होगी, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलें जब हम पहली क्यूरी परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये पहली, तो ये पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी लर्निंग डाटाबेस है। इस लर्निंग डाटाबेस को अगर आप दोस्तों एक्सपैंड करो प्लस के आइकन पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन है टेबल्स। आप अगर टेबल्स को एक्सपैंड करो तो टेबल के अंदर देखो आपको एक टेबल मिल रहा है, ये देखो ये टेबल मिल रहा है dbo.teacher। अब इस टीचर टेबल को अगर आप एक्सपैंड करो तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन मिलेंगे, कॉलम्स, कीज़, कंस्ट्रेंट्स, इंडेक्सेस। अब यहाँ पे मैं पहले आपको इंडेक्सेस दिखा देता हूँ। अगर आप इंडेक्सेस को एक्सपैंड करो तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही इंडेक्स है जो कि प्राइमरी की, मतलब टीचर टेबल के अंदर जो हमारी प्राइमरी की है ना टीचर आईडी, उसके ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अभी इंडेक्स मौजूद है। लेकिन देखना ज़रा, अब मैं यहाँ पे आपके सामने क्या करूँगा, यहाँ पे 2 न्यू इंडेक्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे सर कह रहे हैं राइट SQL क्यूरी टू क्रिएट यूनिक इंडेक्स ऑन टीचर आईडी कॉलम ऑफ द गिवन टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका मतलब ये है, सर कह रहे हैं जो आपका टीचर नाम का टेबल है उस टीचर टेबल के अंदर जो आपका कॉलम है ना टीचर आईडी, उसके ऊपर सर कह रहे हैं एक कॉलम क्रिएट करो, यानी सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट करो, और उस इंडेक्स की ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। चलिए अब आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम जो है वो क्रिएट करते हैं इंडेक्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स क्रिएट करने के लिए लिखते हैं क्रिएट, आगे हमने क्या क्रिएट करना है, यूनिक इंडेक्स। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे यूनिक इंडेक्स, UNIQUE यूनिक इंडेक्स, ठीक है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स। आगे अपने जो भी आपने इंडेक्स का नाम रखना है, तो मैंने अपने इंडेक्स का नाम रख लिया इंडेक्स 1। उसके बाद हम दोस्तों लिखते हैं ऑन कीवर्ड। ऑन का मतलब होता है कि आपने इंडेक्स लगाना किसके ऊपर है, ऑन। उसके बाद देन बताते हैं अपने टेबल का नाम, जिस टेबल पे आपने इंडेक्स लगाना है। तो मैंने लगाना अपने टीचर टेबल के ऊपर, तो मैंने कहा ऑन टीचर टेबल, और उसके बाद दोस्तों लगाते हैं राउंड ब्रैकेट, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम बताते हैं जिस कॉलम के ऊपर आपने इंडेक्स लगाना हो। तो मैंने किस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाना है, ये देखो सर ने बताया था, सर ने कहा था टीचर आईडी वाला जो कॉलम है ना उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, इंडेक्स लगाना था। मैंने यहाँ पे कहा टीचर टेबल के अंदर जो टीचर आईडी नामक कॉलम है, मैंने कहा मुझे उसके ऊपर जो है वो क्या लगाना है, इंडेक्स लगाना है। लेकिन आगे सर ने एक और चीज़ भी की थी, क्या बोला कि उसका ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो दोस्तों ये देखो जहाँ पे आपने ये कॉलम का नेम बताया ना, इसके आगे आप इसका ऑर्डर बताते हो कि यानी आपने इस इंडेक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप लिखोगे DESC, ठीक है। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो आपने कहा क्रिएट करो यूनिक इंडेक्स जिसका नाम इंडेक्स 1 होगा, उसको क्रिएट ऑन किस पे करना है,
टीचर टेबल के अंदर जो टीचर आईडी वाला कॉलम है उस पर ये इंडेक्स लगा दो और उसका ऑर्डर क्या होगा, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। ये देखो मैं इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखो दोस्तों हमारी क्यूरी कंप्लीटेड हो गई है सक्सेसफुली, और यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ इंडेक्स को। तो यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर क्लिक किया और ये देखें दोस्तों हमारे पास इंडेक्स 1 नाम से एक इंडेक्स बन के आ गया। और अगर मैं आपको इसकी डिटेल दिखाऊँ तो आप क्या करो, आप अपने ये जो आपने इंडेक्स बनाया इसके ऊपर डबल क्लिक करो। तो ये देखो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये देखो मेरे पास डिटेल आ गई। ये देखो कह रहा है आपके टीचर टेबल के ऊपर एक आपने इंडेक्स लगाया इंडेक्स 1 के नाम से, जो कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है, जो कि आपने किस पे लगाया, टीचर आईडी वाले कॉलम पे, और उसका ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। चलें ओके किया इसको, चलें जनाब इतना कर दिया हमने। अब जनाब हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमें दूसरा ऑर्डर क्रिएट करना है, सॉरी दूसरा इंडेक्स क्रिएट करना है। दूसरा इंडेक्स किस पे क्रिएट करना है, क्रिएट एसक्यूएल क्यूरी टू क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स ऑन नेम एंड ऑफिस कॉलम ऑफ द गिवन टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी सर कह रहे हैं कि आपका जो टीचर नाम का टेबल है उसके अंदर जो नेम नाम का कॉलम है उस पे और ऑफिस नाम के कॉलम पे, यानी दोनों पे इकट्ठे एक, यानी अब आपने एक ही न्यू इंडेक्स बनाना है किसके ऊपर, नेम और ऑफिस के ऊपर, इन दोनों के ऊपर इकट्ठे आपने एक इंडेक्स लगाना है और उसका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। चलें कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी है, सिंपल। हम लिखेंगे क्रिएट यूनिक इंडेक्स और इंडेक्स का नाम क्या होगा, हमने कहा इंडेक्स 2। दोस्तों जो एक टेबल के अंदर जो एक इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है जिस नाम से, उस नाम से दोबारा इंडेक्स क्रिएट नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे कहा इंडेक्स 2 ऑन किस पे लगाना है, टीचर टेबल पे, और उसके अंदर टीचर टेबल के अंदर किस कॉलम के ऊपर। दोस्तों अगर एक ही कॉलम पे लगाना हो तो फिर इस तरह अपने काम का नाम बताते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने उस कॉलम का नाम बताते हैं, आगे उसका ऑर्डर बताते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक ये जो इंडेक्स आप बना रहे हो इंडेक्स 2, अगर आपने इसको एक से ज़्यादा कॉलम पे लगाना हो तो बारी बारी उन तमाम कॉलम का नाम बताते हैं। तो मैंने कहा पहले मैंने लगाना है इसको नेम वाले कॉलम पे और उसका ऑर्डर क्या होगा, ASC असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद लगाया कॉमा, उसके बाद मैंने किस पे लगाना है, इसको ऑफिस कॉलम पे लगाना है और उस पर भी किस ऑर्डर के अंदर, ASC असेंडिंग ऑर्डर में। चलें जी, अब दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है, देखो ये जो आपका इंडेक्स 2 वाला इंडेक्स है ये बेसिकली आपके टीचर टेबल के अंदर 2 कॉलम पे लगेगा, एक नेम वाले कॉलम पे लगेगा और एक ऑफिस वाले कॉलम पे लगेगा, और उनका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे इसको मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्यूरी को। ये दोस्तों आपकी दूसरी क्यूरी भी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गई है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्सेस को रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या ये बन चुका है। रिफ्रेश किया और ये देखो दोस्तों आपका इंडेक्स 2 नाम से एक इंडेक्स क्रिएट हो गया। मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये देखो दोस्तों टीचर टेबल के अंदर इंडेक्स 2 नाम से एक इंडेक्स बना है, जो कि किस कॉलम पे बना है, नेम वाले कॉलम पे और ऑफिस वाले कॉलम पे, और उसका ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। ओके किया यहाँ पे, चलें जी इतना हो गया। अब जनाब आप इस क्यूरी को करो यहाँ से कट, और ये आपका क्या जी सोल्यूशन है इस लैब नंबर 14 का। तो लैब नंबर 14 का ये सोल्यूशन है, पेस्ट किया इसको। चलें ये आपकी पहली स्टेटमेंट का सोल्यूशन है और ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट का सोल्यूशन है। समझ लगी बात की। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ क्यूरी 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूरी 2। यहाँ पे ओके ब्लैक कलर QUERY क्यूरी 2, ठीक है। और क्यूरी 2 को हम थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं इसका। चलें जी इतना हो गया। क्यूरी 1 एंड क्यूरी 2 का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलें जी, थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।